अच्छा, इनमें से कोई शिक्षक भर्ती भी दिला रहे हैं क्या, साइड बाय साइड शिक्षक भर्ती का भी दिला रहे हैं क्या? नहीं ना, ठीक। चलिए, तो अपन आज शुरू करें, तो आज अपन शुरू करते हैं। एकदम मैं बेसिक से लेके चल रहा होता हूँ आपको, एकदम शुरू से जहां से अपन डिस्कस किए नाउन प्रोनाउन से अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसका भी वेटेज है, बस दिख नहीं रहा है सिलेबस में। आइए देखते हैं, पहले अपन बात करते हैं नाउन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है नाउन, बताइए तो, क्या जानते हैं आप नाउन के बारे में? क्या होता है नाउन? नेमिंग वर्ड होता है, वेरी गुड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, कुछ नहीं, बस किसी भी चीज का नाम क्या होता है आपका, नाउन होता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड आपका नाउन होता है। डेफिनेशन मैंने कल आपको पढ़ाया था क्या, अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। जैसे व्यक्ति के नाम में अपन बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो क्या हो जाएगा आपका, राम सीता, व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का नाम हो गया पर्सन, प्लेस, प्लेस में प्लेस में क्या जाएगा आपका, दिल्ली, मुंबई, आई आई आई, दिल्ली, मुंबई, क्या हुआ आपका, ये प्लेस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपका, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, और थिंग में आते हैं, वस्तु में। किसमें आते हैं अपन, वस्तु में आ रहे होते हैं, पेन, मोबाइल, ये क्या हो गया आपके, वस्तु का नाम हो गया, ठीक है। और क्या बचा, आइडिया का नाम, ठीक है। हैप्पीनेस और काइंडनेस, हैप्पीनेस और काइंडनेस, ठीक है, एटसेट्रा। ये हो गया आपका किसका नाम, ये हो गया आपके चार का नाम, ठीक है। तो राम सीता व्यक्ति का नाम, दिल्ली मुंबई स्थान का नाम, पेन मोबाइल वस्तु का नाम, एंड हैप्पीनेस काइंडनेस ये हो गया किसका नाम, आपके विचार का नाम, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये क्या हुआ आपका, ये नाउन। अभी लिखिए मत, अभी आप समझिए बस ध्यान से। अब मुझे बताइए नाउन का यूज क्या है। नाउन तो सब जानते हैं, नाउन का यूज क्या है, एक्चुअल में प्रयोग क्या है नाउन का, कहां प्रयोग होता है नाउन, कहां प्रयोग होता है नाउन, बताओ कहां प्रयोग होता है नाउन। अच्छा, ठीक। देखो भाई, नाउन का बेसिक तौर पे अपन यूसेज ही नहीं जान रहे हैं ना, यूसेज ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन का प्रयोग याद रखिएगा, नाउन का प्रयोग चार जगहों पे होता है। देखो पता है, चार जगहों पे नाउन का प्रयोग होता है। पहला, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, एज एन ऑब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे, वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन का प्रयोग होता है। दो यूज ये हुआ। तीसरा जो नाउन का यूज है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह नाउन का प्रयोग होता है। क्लियर है बात। अब ये चीज नया है अपने लिए, हाँ की ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चौथा आते हैं एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी नाउन का प्रयोग होता है। तो नाउन के टोटल चार यूज है। कितने यूज है, चार यूज है। पहला, सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के तौर पे, तीसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और चौथा ऑब्जेक्ट। अभी पेन छोड़ दो, आराम से, आराम से पेन छोड़ो, पेन रखो तो कॉपी पे, कॉपी पे पेन रखो और कॉपी क्लोज करो। हाँ, कॉपी बंद कर दो कि पेन गिरने का टेंशन ना लगा रहे। आराम से बंद कर दो, टेक जाओ पीछे, टेक जाओ आराम से, सोना नहीं भैया, बस देखो ध्यान से देखो। क्या बात, देखो पहला सब्जेक्ट के तौर पे, एकदम ध्यान समझिएगा, बाद में लिखने का पूरा समय देंगे आपको। सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, चार जगह पे नाउन का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट यूज की, अपन फर्स्ट यूज की, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात कर लेते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की अपन बात कर लेते हैं। मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों की तरह अपन बात करते हैं। कैसे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। क्लियर है बात। आइए देखते हैं कैसे। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत ही नया सेंटेंस है, आपने शायद ही कभी सुना होगा। राम आम खाता है, कभी सुने हो ये वाक्य आप? नहीं सुने ना, आज ही पहली बार सुन रहे हो ना, गुड, ठीक है। राम आम खाता है, बस ऐसे ही
हाँ में हाँ मिलाना है, देखो वो सब सीख जाएंगे अपन। राम आम खाने का जगह इसका राम ईट्स मैंगो। अब कुछ नहीं करना होता है, याद रखिएगा वाक्य में सबसे पहले आप क्रिया को देखिए, किसे देखिए क्रिया को देखिए, काम क्या हो रहा है बताइए, तो क्या काम हो रहा है इसमें, खाने का, ठीक है। कृपा दुबे जी जय हिंद आपको, ठीक है, खाने का काम हो रहा है, तो इट्स क्या है हमारा, ये आपका वर्ब है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा होता है ना, उस मेन काम को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है। क्या बोला मैंने, सेंटेंस में होने वाले मेन काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे खाने का काम कर कौन रहा है, राम, हाँ कि ना, राम ही तो इस काम को कर रहा है, तो राम क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। और याद रखिएगा सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो तरह यहाँ पे राम के खाने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, आम पे। कैसे पड़ा प्रभाव, पहले आम साबुत था, हाँ कि ना, अब राम खाएगा तो छोटा छोटा छोटा, अंदर क्या बचेगा, बीज या गुठली बचेगा, तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। पहले तंदुरुस्त आम था, क्या हो गया, ये चूसा हुआ आम हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य में देखना है जो मेन क्रिया हो रहा है उस मेन काम को जो कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। राम कर रहा है काम किसका, खाने का, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव से पड़ता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट होते हैं सामान्यतः सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। कहां पे आते हैं सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट जनरली कहां देखने को मिलते हैं अपने को, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और ऑब्जेक्ट कहां पे देखने को मिलते हैं अपने को, सेंटेंस के लास्ट में, अंत में। और एक बात जानिए, सब्जेक्ट कोई भी बन सकता है क्या, नहीं, या तो कोई नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है या तो कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है। यहां पर देखो राम नाउन है, तो हम नाउन की तो बात ही करें, हम तो यूज तो नाउन का ही पढ़ रहे हैं, पर कोई प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। सेम बात, आपका कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है या फिर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। केवल दो ही पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन और प्रोनाउन मात्र सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब भाषण के अंग 8 होते हैं, कितने टोटल, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्लियर है बात, ये कितने होते हैं आपके भाषण के अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच अलग चीज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग चीज है। हमारे में फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, केवल केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है हिंदी में अलंकार होते हैं ना, वो होता है इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश का अलंकार, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्लियर है बात। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केवल 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं और नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब मुझे बताइए, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का पड़ता है क्या कहलाता है आपका, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट सामान्यतः कहां पे आते हैं, स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं, लास्ट में। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। यहां पर कौन बना है, सब्जेक्ट, नाउन, और यहां पर भी कौन बना है, नाउन, क्योंकि हम यूज किसका पढ़ रहे हैं, हम नाउन का ही तो यूज पढ़ रहे हैं ना। अब एक समस्या और है यहां पे, जरूरी तो नहीं है कि हर बार सेंटेंस में वर्ब दिया हो, हर बार वाक्य में क्रिया हो रहा हो, जरूरी तो नहीं है, हाँ कि ना। से मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है, क्या बोला मैंने, राम एक अच्छा लड़का है। क्या इस सेंटेंस में राम कुछ काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, तो क्रिया तो है ही नहीं, तो अब हम कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए, पहले ट्रांसलेट करते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो जहां पे आपको क्रिया दिख रहा होता है, वर्ब दिख रहा होता है, ऐसे वाक्य आपके कहलाते हैं एक्शन सेंटेंस। क्या कहलाते हैं आपके, वो एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर एक्शन हो रहा है, मतलब क्रिया हो रहा है। जहां पर क्रिया ना हो रहा हो वो कहलाते हैं हमारे क्या, नॉन एक्शन सेंटेंस। क्या कहलाते हैं हमारे, वो नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जिसमें एक्शन हो रहा है, जिसमें क्रिया हो रहा है, तो जो मुख्य क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट। वो स्टार्टिंग में आते हैं सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आते हैं। कोई नाउन कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है और कोई नाउन कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही बन सकता है। पर जहां पे क्रिया ना हो रहा हो, ऐसे वाक्य में जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। जहां पे क्रिया हो रहा होता है, जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट, जहां पे क्रिया नहीं है वहां पे जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट। बताना इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। तो यहां भी राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, राम सब्जेक्ट है। और आप देख पा रहे हैं कहां पे आया, ये स्टार्टिंग में आया है, कहां पे है, स्टार्टिंग में आया है। और ये क्या है, अपने आप में नाउन है। क्या है ये, नाउन है, मतलब नाम है, ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस भी दो प्रकार के, सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला एक्शन सेंटेंस और दूसरा नॉन एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस जिसमें क्या होता है, क्रिया होता है। नॉन एक्शन जिसमें क्रिया नहीं होता है। एक्शन सेंटेंस में जो मेन क्रिया कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सामान्यतः किसी भी वाक्य में स्टार्टिंग में आते हैं और ऑब्जेक्ट
लास्ट में आते हैं। सब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकता है। और नॉन एक्शन सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट चाहे नॉन एक्शन में हो चाहे एक्शन में, हमेशा स्टार्टिंग में ही आते हैं। आप देख पा रहे हैं कहां पे आया है, स्टार्टिंग में ही आया है। मुझे बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला एक्शन, दूसरा नॉन एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, क्रिया हो रहा हो। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया हो रहा हो उसमें सब्जेक्ट अपन कैसे पहचानेंगे? जो उस मुख्य क्रिया को कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो पड़ रहा होगा वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? या तो कोई नाउन है तो कोई प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी है तो कोई नाउन है तो कोई प्रोनाउन। बात करें नॉन एक्शन सेंटेंस की तो क्या इसमें क्रिया होता है? क्या नहीं हो रहा होता है। तो यहां पर आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जिसके बारे में बात हो रही होती है फिर वो आपका सब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर हुआ ना? अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आया ना? हाँ कि ना? अब मुझे बताओ एक्शन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? सर एक बार फर्स्ट स्लाइड को समझाइएगा, मैं थोड़ी लेट हो गई। देखिए फर्स्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मैंने बस नाउन का डेफिनेशन लिखा। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ये एग्जांपल हो गए। नाउन के यूसेज दिखा मैंने, कहां कहां नाउन का प्रयोग होता है। वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे, वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पे, वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे और वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो हम पहले इन दोनों को साथ में समझ रहे हैं। फर्स्ट यूज ये अपन देख रहे हैं इनका क्या, वाक्य में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे। क्लियर है बात? अब मुझे बताना एक्शन सेंटेंस में आप सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? जो मेन काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का प्रभाव जो पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। सामान्यतः सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? तो स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। नॉन एक्शन में आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जिसके बारे में बात हो रही। क्लियर है बात? हाँ कि ना? अब ये तो देखो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना तो सीख गए। अब चूंकि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख गए तो अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यहां पर थर्ड यूज, नाउन का प्रयोग कैसे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नाउन का प्रयोग आइए अपन देखते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं। अच्छा ये तो पता है ना आपको, ये तो पता है ना आपको, जानना क्या है अब आपको? कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ये जो मैंने लिखा है क्या, कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है क्या आपका कॉम्प्लीमेंट। आई और ई का फर्क होता है। क्या होता है? आई और ई का फर्क होता है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है। जो हमने लिखा है ई वाला, इसका मतलब क्या होता है? पूरक। क्या होता है इसका मतलब? पूरक होता है। और इसका मतलब क्या होता है आपका? तारीफ। क्या होता है? तारीफ या विशेषता। क्या होता है? तारीफ या विशेषता। क्या होता है? तारीफ या विशेषता होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब पूरक और इसका मतलब तारीफ या विशेषता। हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट का पूरक, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे आप उसको भी प्रयुक्त कर सकते हैं जब सब्जेक्ट और उसमें कोई अंतर दिखाई ना दे। समझे बात को? जो सब्जेक्ट हो वही आपका क्या हो? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, उसी का दोनों के बीच में कोई अंतर दिखाई ना दे, वो आपका क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अभी समझते हैं कैसे कैसे। आइए यहां पर देखो, बस मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। बस मैं क्या लिखा? एक सेंटेंस लिखा, कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। मुझे बताना इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? कुणाल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? कुणाल के बारे में बात हो रही है। हाँ कि ना? और कुणाल स्टार्टिंग में आया, मतलब कुणाल क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। और ये खुद नाउन है, और नाउन तो सब्जेक्ट बन ही सकता है ना? हाँ कि ना? अब क्या बोला जा रहा है? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। मुझे बताना बस इतना, एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से आपके साथ में रहा हो, स्कूल कॉलेज में हो सकता है साथ में पढ़ा हो, या मोहल्ले में रहता हो और आप उसके साथ घूमते फिरते हो, लेकिन जब वो आपसे बात करता हो तो बात बात में गाली बकबक करके बात करता हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में क्या कहलाता है? फ्रेंड कहलाता है। तुम्हारे ऐसे ही है क्या? मित्र कहलाता है। हाँ कि ना? दोस्त कहलाता है। तो उस प्राणी का नाम क्या है? दोस्त। और किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो ये नाउन है कि नहीं है? हाँ कि ना? ये नाउन है ना? अभी तो आपने बोला उसका नाम क्या है? दोस्त है। ये नाउन है। अब बस कुछ नहीं करना है, बस इस सेंटेंस में आप देखो, मैंने बोला कुणाल मेरा दोस्त है। मान लो यहाँ पे कुणाल है, दिख रहा है आपको? कुणाल थोड़ा लंबा है भाई, ये कुणाल है। तो कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। जो कुणाल है वो मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? कुणाल। जो कुणाल है वही कौन है? मेरा दोस्त है। तो बता रहा दोस्त और कुणाल दो लोग हैं क्या?
नहीं, जो कुणाल है वही मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है वही कुणाल है। तो बताना ये नाउन इस सब्जेक्ट की पहचान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो जो फ्रेंड है वही कुणाल है, जो कुणाल है वही फ्रेंड है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये एक्चुअल मेन सब्जेक्ट और ये उसका पूरक हुआ, क्योंकि फ्रेंड मतलब कुणाल ही है और कुणाल का मतलब क्या है? मेरा फ्रेंड ही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा आपका? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? अब देखो एक्चुअल में हम पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। ठीक, यहां पर देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं। अ वर्ड और फ्रेज, a word or phrase that identifies the subject is called subject complement, is called subject complement। ठीक है, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे। सब्जेक्ट लिखो मत अभी, आराम से छोड़ दो पेन कॉपी, पेन कॉपी छोड़ दो मोहतरमा, छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर देखो, A word or phrase that identifies the subject is called subject complement। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो क्या बोला गया? वह शब्द या वाक्यांश जो क्या करे? सब्जेक्ट की पहचान करे, क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो सब्जेक्ट की पहचान करेंगे? ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं? तो यहां पर देखिएगा, पर नोट में लिखते हैं, टेंशन मतलब मैं सबका हिंदी लिखवाऊंगा, सबका हिंदी में लिखवाने वाला हूं आपको। ठीक है, वर्ड्स कैन बी a noun, an adjective, or sometimes an adverb, an adverb। तो वो शब्द जो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बनेंगे वो क्या हो सकता है आपका? कोई नाउन हो सकता है, वो तो हम यूज पढ़ ही रहे हैं, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, और कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। अपने को इसको नहीं जानना है, अपने केवल दो जानना है, क्या? नाउन और एडजेक्टिव। क्योंकि हम नाउन, हमारा मेन उद्देश्य था पढ़ना, तो नाउन का हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाउन है वो सब्जेक्ट की पहचान कर रहा है, हाँ कि ना। जो कुणाल है वही मेरा फ्रेंड है, जो फ्रेंड है वही कुणाल है। तो ये नाउन इस सब्जेक्ट की पहचान कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट का पूरक बना, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना, हाँ कि ना। अब अपन क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव को देखते हैं कि कैसे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन पाता है। ठीक, आइए देखते हैं। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फूल क्या है? सुंदर है। मुझे बताइए इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? फ्लावर्स के बारे में बात की जा रही है। ये नाउन है तो ये क्या बना आपका? सब्जेक्ट बना। क्या बना ये आपका? ये सब्जेक्ट बना आपका, हाँ कि ना। अब देखो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है कि नहीं है? विशेषण है कि नहीं है? ये एक एडजेक्टिव है ना। बस आपको देखना है कि क्या ये ब्यूटीफुल वर्ड सब्जेक्ट की पहचान करा रहा है क्या? यदि करा रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल क्या है? सुंदर है। कौन सुंदर है? फूल। जो सुंदर है वही फूल है, जो फूल है वही सुंदर है। सुंदर और फूल दो अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं, जो सुंदर है वही फूल है, जो फूल है वही सुंदर है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सुंदर वर्ड है ये फूल को क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है, फूल की पहचान करा रहा है कि फूल क्या है? सुंदर है। वैसे ये कुणाल की पहचान कर रहा है, कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। तो ये नाउन क्या बना? सब्जेक्ट की पहचान कराया तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना। वैसे जब ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट की पहचान कराएगा तो क्या बन जाएगा? ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है बात, हाँ कि ना। अब यहां पर देखो कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं। जब कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की पहचान करा दे, मतलब उसमें और सब्जेक्ट में कोई अंतर दिखाई ना दे, तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। कुणाल और मेरे फ्रेंड में कोई अंतर है क्या? नहीं, जो मेरा फ्रेंड है वही कुणाल है, जो कुणाल है वही मेरा दोस्त है। फूल और सुंदर में कोई फर्क दिख रहा है क्या इस वाक्य में? नहीं, जो सुंदर है वही फूल है, जो फूल है वही सुंदर है। क्लियर है बात? तो जब कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की पहचान करा देगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। परिभाषा क्या है? ठीक है, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? कोई नाउन हो सकता है आप देख पा रहे हैं, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, कभी कभार एक आधा केस में क्या होता है कोई एडवर्ब होता है, वो अपने को जानना नहीं है, मैंने इसको काट दिया। क्लियर है बात? अब लगे हाथ क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लें, ज्यादा थोड़ी हो जा रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है ना। आइए लगे हाथ देख लेते हैं क्या अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ यूज है ना, फोर्थ यूज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह
आप ऑब्जेक्ट पहचानते हैं ना, क्या होता है ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? तो लास्ट में आ रहे होते हैं। आइए देखिए एग्जांपल। मैंने बोला राधा पेंटेड हर नेल्स। अब बताइए इस वाक्य में है राधा ने अपने नाखून को रंगा। हिंदी में क्या है इसका? राधा ने अपने नाखून को रंगा। इस पूरे वाक्य में काम क्या हो रहा है? रंगने का काम हो रहा है ना, हाँ कि ना? क्या आप वह पहचान पाए? पहचान लिए ना, ये क्या है आपका वर्ब है। मुझे बताना इस मेन काम को पेंट करने का काम कर कौन रहा है वाक्य में? राधा। तो राधा क्या हुई आपकी? सब्जेक्ट। ठीक है, और बताना सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट होता है। तो राधा ने नाखून को रंगा। किसको रंगा? नाखून को रंगा। तो नाखून पहले नॉर्मल दिख रहे थे, रंगने के बाद क्या हो गए? वो सुंदर दिखने लगे। तो प्रभाव किसे पड़ा? नाखून पे पड़ा ना, हाँ कि ना? तो ये क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकता है। इसका नाम क्या है? नेल्स। ये क्या है? अपने आप में नाउन है, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला और ऑब्जेक्ट मिला। क्लियर है बात? अब हमको क्या लेना है? एक नाउन लेना है। क्या लेना है? आप देखो, एक नाउन लेना है या एक एडजेक्टिव लेना है। बेसिक तौर पे पहले हम नाउन का यूज देख रहे हैं, तो पहले अपन एक नाउन लेंगे जो इस ऑब्जेक्ट की पहचान कर दे। क्या करे? इस ऑब्जेक्ट की पहचान करा दे। राधा पेंटेड हर नेल्स। राधा ने अपने नाखून को रंगा। ठीक है, मैं बस एक वर्ड ऐड कर रहा हूं। क्या? राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। ये क्या है आपका? ये आपके कलर का नाम है, नाउन। दुनिया में किसी भी चीज का नाम नाउन है ना, हाँ कि ना? तो देखो कलर का नाम ये भी क्या हुआ आपका? नाउन हुआ। अब पूरा पढ़िए। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। मुझे बताना इस पूरे सेंटेंस में लाल क्या है? नाखून। नाखून कैसा है? लाल है। जो लाल है वही नाखून है, जो नाखून है वही लाल है। तो बताना ये लाल शब्द इस नाखून की पहचान करा रहा है कि नहीं करा रहा है? करा रहा है ना? तो यहां पर देखो ये नाउन है, और जब ये ऑब्जेक्ट की पहचान करा देगा, किसका? ऑब्जेक्ट की पहचान करेगा, तो क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं ना? अब आते हैं क्या इसमें डेफिनेशन में आते हैं इसके। ठीक है, डेफिनेशन में आते हैं। A word or phrase that identifies the object is called ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। परिभाषा वैसा ही लगभग है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहां पर वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, नोट। Words can be a noun, an adjective, or sometimes an adverb. एडवर्ब वाले को अपने को नहीं जानना है, हाँ कि ना? वो शब्द कोई संज्ञा हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है, पर अपने को यह भी नहीं जानना है। ध्यान रखिएगा, हम किसको जानने वाले हैं? नाउन के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। नाउन का एग्जांपल आप देख चुके हैं, अब अपन एक एडजेक्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। दिस म्यूजिक या म्यूजिक, दिस म्यूजिक मेक्स मी। क्या बोला मैंने? दिस म्यूजिक मेक्स मी। यह म्यूजिक बनाता है। क्या बनाता है? मेक्स मी हैप्पी। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। अब मुझे बताना क्रिया क्या है यहां पर? बनाना। मेक्स ये क्रिया है कि नहीं है? ये हुआ क्या आपका वर्ब। बनाने का काम कौन कर रहा है? ये म्यूजिक। ये म्यूजिक क्या कर रहा है? बना रहा है। क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट हुआ। और ये बना किसे रहा है? मुझे बना रहा है। तो मैं क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट हुआ, हाँ कि ना? अब देखो ये हैप्पी वर्ड क्या है आपका? एक एडजेक्टिव। क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। अब पूरा पढ़िए। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। क्या करता है? म्यूजिक मुझे खुश करता है। बताना इस वाक्य में खुश कौन है? मैं कैसा हूं? खुश हूं। जो खुश है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही खुश है। तो बताना ये जो वर्ड है क्या ये ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है? हाँ कि ना? तो जब ये वर्ड ऑब्जेक्ट की पहचान करे तो क्या बन जाएगा ये आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बनाइए आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाइए। क्लियर है बात?
क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? कुछ नहीं, याद रखिएगा, जब एक नाउन या एडजेक्टिव सब्जेक्ट की पहचान करा दे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट का पूरक। जब कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट की पहचान करा दे मतलब वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का पूरक, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर है बात? तो नाउन के कितने यूज हैं? 4। पहला, वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे कैसे पहचानना है? जो मेन काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट, या जिसके बारे में बात हो रही होगी वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में आते हैं, और कोई नाउन और कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं। दूसरा यूज क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट, वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? लास्ट में आते हैं, और कोई नाउन और कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर है बात? तीसरा यूज क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? कुछ नहीं, जब एक नाउन या एक एडजेक्टिव से हम सब्जेक्ट की पहचान करा देते हैं तो वो उस सब्जेक्ट का क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक बन जाता है। मतलब वो नाउन और उस एडजेक्टिव में और सब्जेक्ट में कोई अंतर दिखाई नहीं देना चाहिए। कुणाल इज माय फ्रेंड, कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। जो मेरा दोस्त है वही कुणाल है, जो कुणाल है वही मेरा दोस्त है। ये जो नाउन है ना, फ्रेंड वर्ड, ये सब्जेक्ट का पूरक है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की पहचान करा रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वहां पर देखो, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, और बात फ्लावर्स के बारे में हो रही, तो फ्लावर्स क्या हुआ? आपके सब्जेक्ट हुए। तो फूल क्या है? सुंदर है, जो सुंदर है वही फूल है। तो सुंदर और फूल में क्या कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, जो फूल है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही फूल है। तो यहां पर जो ये एडजेक्टिव है क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। लगे हाथ? यहां पर समझिएगा क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस कुछ नहीं, कोई शब्द या वाक्यांश, मतलब कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव जब ऑब्जेक्ट की पहचान करा दे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राधा क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ये काम क्या कर रही है? रंगने का, और रंग क्या रही है? नाखून को। नाखून क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, और रेड क्या है? नाउन है, कलर का नाम है। यदि ये रेड वर्ड इस नाउन का पहचान करता है, मतलब ऑब्जेक्ट की पहचान करता है, तो क्या बन जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। जो लाल है वही क्या है? नाखून है, जो नाखून है वही लाल है। तो ये जो लाल शब्द है ये ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है? पहचान करा रहा है, मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट का पूरक है। तो नेल्स और रेड में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, जो लाल है वही नाखून है, जो नाखून है वही लाल है। तो क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। उसी प्रकार दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। दिस म्यूजिक सब्जेक्ट, मेक्स क्रिया, मी ऑब्जेक्ट। हैप्पी क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव हुआ। मुझे बताना इस वाक्य में खुश कौन है? मैं क्या हूं? खुश हूं। जो खुश है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही खुश है। तो ये क्या हुआ? आपका एक एडजेक्टिव है जो कि ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है। तो ये क्या बना आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम यूज तो नाउन का पढ़ रहे हैं, पर हम लगे हाथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर है? क्या आपको समझ में आया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? मुझे एक चीज बताना, मैं बहुत तेज थोड़ी बोल के निकल जा रहा हूं। बोलो बोलो। थोड़ा तेज हो रहा है? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को इस टॉपिक को छू के निकलना है, मतलब पूरा पूरा एकदम डीप नहीं पढ़ना है, पर पढ़ाऊंगा बहुत हद तक का। ठीक है? जहां लगे कि तेज हो रहा है वहां पे बता देना। असल बात, सेम चीज कई बैच में पढ़ाते पढ़ाते अपने आप वो तेजी से निकलने लगता है, तो मुझे बता देना, मैं स्लो करता चला जाऊंगा जहां पे लगेगा। ये तो समझ में आ गया ना? पक्का पक्का? ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले, यहां से पहले नोट कीजिए। A noun is the name of any person, place, thing or an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है? मैं बोर्ड में इंग्लिश लिखूंगा जनरली, पर हिंदी में बोलता चलूंगा। आप लोग इंग्लिश लिख करके थोड़ा रुक जाया करिएगा हिंदी बोलने के लिए। कोई इंग्लिश मीडियम से भी है क्या यहाँ पे? इंग्लिश मीडियम वाले हो भाई? कहाँ से? डीएवी, अच्छा केवी केंद्रीय विद्यालय कोरबा। बस समझ गया, स्कूल तो अच्छा। ठीक। लिख रहे इसको। A noun is the name of any person, place, thing और an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। हिंदी भी लिखते चलिएगा साथ साथ, लगेगा भले जरूरत नहीं, लेकिन लिखते चलिए, नोट्स अच्छा बनना चाहिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। चेंज करें क्या स्लाइड? ये लिखो यूसेज ऑफ नाउन। चार प्रकार के यूज होते हैं किसके? नाउन के।
पहला सब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के तौर पे, तीसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे और चौथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला दोनों एग्जांपल ही रिपीट हो रहा, आगे नहीं चल रहा। अच्छा कुछ टेक्निकल इशू है, वेट वेट। वही वही रिपीट हो रहा बोल रहे हैं बच्चे। सर वीडियो रिपीट हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। एंड करके दोबारा लाइव करो बोल रहे हैं। नहीं हो रहा रिफ्रेश में रितेश। नहीं वो नहीं, वो भी नहीं है ना, ऐसा ही वाला है मीन्स। मुख्य परीक्षा बिलासपुर चेंज करेगा स्लाइड, बातें मत करो लिख। पानी नहीं दिया यार, पानी भी ला देना। आज का नहीं है रितेश, देखना देखना देखना, आज का नहीं है। ये ऐसी दिक्कत करेगा क्या? नेट नहीं इशू है, नेट इशू है, नेट नहीं चल रहा, ऐसे में कैसे बनेगा? जाओ लोग की बेस जी चल, नेट नहीं चल रहा, बता दे अपना तरफ से। नोट कर लिए क्या इसको आप लोग? जल्दी नोट कीजिए फटाफट। अभी नहीं चल रहा है। कौन? चल ये वाला लिख लिए थे ना ऑनलाइन वालों, देखो ये लिखवाया बस में, ठीक है। इसको ये फर्स्ट स्लाइड है, ये लिखने के बाद यूसेज लिखना था, ये 4 यूसेज, उसके बाद अपन ये वाला स्लाइड लेकर गया है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड यूज साथ में ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों साथ में। लिख लिए क्या ये लोग, इसको आप लोग देख लिए? ये एक्शन सेंटेंस और ये क्या है आपका नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो अब आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे, एक्शन सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, नॉन एक्शन में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, ठीक है। मुझे बता ना, वाक्य में जो मेन काम करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही थी वो भी क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। दो प्रकार से पहचानते हैं अपन सब्जेक्ट को। ये लिखिए, सुनो इंग्लिश लिखना, फिर रुक जाना, मैं हिंदी बोलूंगा, फिर इंग्लिश फिर हिंदी, ठीक है।
तो डेफिनेशन लिख के रुक जाइएगा, फिर मैं हिंदी बोलूंगा उसका। A word or phrase that identifies the subject is called subject complement। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां तक लिख लेंगे तो फिर रुकिएगा ना। बोलो हिंदी उसका, लिखिए, इस येलो वाले लाइन का हिंदी लिखो। वह शब्द या वाक्यांश, येलो वाले लाइन का हिंदी लिखिएगा। वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नोट लिख लो। वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। ये नोट लिखिए ब्लू लाइन वाला, फिर उसका भी हिंदी बोल दूंगा मैं। पूरा कॉपी बाइलिंगुअल होना चाहिए, याद रखिएगा, पूरा इंग्लिश और पूरा हिंदी में होना चाहिए सब चीज। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। हो गया? हिंदी लिखो, हिंदी लिखो इसका। वह शब्द, वह शब्द एक संज्ञा, नोट का हिंदी लिखना, नोट का, नोट लिखिए ना पूरा येलो ब्लू वाला लाइन लिखिए। वह शब्द एक संज्ञा, कॉमा, एक विशेषण, वह शब्द एक संज्ञा, कॉमा, एक विशेषण या कभी कभार, या कभी कभार एक क्रिया विशेषण भी हो सकता है। कौन? जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो ना। वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। हो गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। कुणाल इज माई फ्रेंड, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इसके नीचे में नोट लिखना है ना अपने को। एग्जाम्पल पूरा लिख के कंप्लीट कीजिए, फिर एक और नोट लिखाऊंगा नीचे में। दोनों एग्जाम्पल लिख के खत्म कीजिए पहले। कुणाल इज माई फ्रेंड एंड फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। हो गया? अब नोट लिखिए, अब नोट लिखिए। याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट होता है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हमेशा सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में या फिर जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके पहले हमेशा और हमेशा एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में हमेशा एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। मतलब ये इज क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है, और ये आर क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ
कि सर हम तो बचपन से इज एम आर वॉज वर जैसे वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब पढ़ते आ रहे हैं और आपने क्या बोल दिया, लिंकिंग वर्ब बोल दिया। नो डाउट इज एम आर वॉज वर आपके हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या है, सहायक क्रिया। वो सहायता किसी करते हैं, मुख्य क्रिया की। अगर इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद, क्या बोला मैंने, इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब है, क्या है, कोई मेन वर्ब है, यहां पे देखिएगा, ठीक है, इज एम आर वॉज वर, इनके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आए, कोई मुख्य क्रिया है, तो उस मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए क्या बन जाएंगे आपके, सहायक क्रिया। क्या बन जाएंगे आपके, सहायक क्रिया बन जाएंगे। किसकी सहायता करने के लिए, उस मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए, उस मेन वर्ब की सहायता करने के लिए क्या बन जाएंगे आपके, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। पर यदि इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद, क्या बोला मैंने, इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब ना आए, क्या ना आए, कोई मेन वर्ब ना आए, बल्कि कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो सब्जेक्ट से उस नाउन या एडजेक्टिव को जोड़ने वाले क्या बन जाएंगे ये आपके, ये बन जाएंगे आपके लिंकिंग वर्ब। क्या बन जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे आपके लिंकिंग वर्ब। समझे बात को, हाँ कि ना। यदि इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद कोई मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब, तो क्या कहलाएंगे आपके मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। पर यदि मेन वर्ब तुरंत इनके बाद मेन वर्ब ना करके कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए, देखो ना इसके बाद क्या आया है, नाउन, इसके बाद क्या हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है, तो सब्जेक्ट से उस नाउन और उस एडजेक्टिव को जोड़ने वाले, लिंक करने वाले लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं कौन, इज एम आर वॉज वर्ब। और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं और भी बहुत सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, पर ये कॉमन है, इज एम आर वॉज वर्ब। ये पांचों कॉमन है, किसमें, हेल्पिंग वर्ब में भी आते हैं और लिंकिंग वर्ब में आते हैं। बार बार इनके ऊपर सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो मैंने नोट की बात किया था, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, नोट लिखते हैं, ठीक है, नोट, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिफोर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तुरंत पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। आप देख पा रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हाँ कि ना, इसके तुरंत पहले क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है। ये भी क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसके भी तुरंत पहले क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोट लिख लो, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नोट कीजिए इसको। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तुरंत पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तुरंत पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। आप जैसे बोल रहे हैं, ये तो आप बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तुरंत पहले एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है, या आप बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। बात वही है, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलिए चेंज करें स्लाइड, ये अच्छा ये लिख लो ना आप लोग, ये लिख लो, ये हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब लिख लो, ठीक है। ये क्या है आपके, लिंकिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सेम है। कब, जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए, तो ये लिंक करने वाले, सब्जेक्ट को उस नाउन या एडजेक्टिव जोड़ने वाले लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे। पर जब इनके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आए, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को मेन वर्ब से जोड़ने वाले हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, सहायक क्रिया बन जाएंगे। हो गया, चेंज करें स्लाइड, ये लिख लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हिंदी बोलो क्या इसका,
A word or phrase that identifies the object is called object complement. वही सेम लिख लो हिंदी. वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. लिख लीजिए हिंदी, नोट लिख लीजिए. वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब. वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब. Words can be a noun, an adjective or sometimes an adverb. ये बताना, ये लाइन बीच में छोड़ने कौन बोल रहा है? जो लाइन छोड़ रहे हो क्यों? जब इसी का पार्ट लिख रहे हो तो बीच का लाइन क्यों छूटेगा? ये साथ में आएगा ना. बहुत साल हो गया क्या इंग्लिश लिखे तुमको भाई? लास्ट टाइम कब लिखा था? नोट का हिंदी बोले क्या? सुधारो भाई, है ना राइटिंग. तुम तो इंग्लिश मीडियम से हो ना, फिर भी ये हाल है. ऐसे सुधारो भाई, है ना. ठीक है भैया, आप भी सुधारिए थोड़ा सा. आप भी सुधारिए ना, जरूरी है. चलो बोले नोट का हिंदी. वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब. वह शब्द एक संज्ञा, एक विशेषण या कभी कभार एक क्रिया विशेषण हो सकता है. लिख लो. वह शब्द एक संज्ञा, कॉमा एक विशेषण. वह शब्द एक संज्ञा, कॉमा एक विशेषण. वह शब्द एक संज्ञा, कॉमा एक विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है. या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है. या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है. एग्जाम्पल लिख लीजिए. देखिए एग्जाम्पल. लिख लिए क्या? एक नोट इसके नीचे भी लिखना है. क्या करना है? एक नोट अपने को इसके नीचे भी लिखना है. There is no need of any linking verb before, ठीक है, the object complement or the object complement. There is no need of any linking verb before the object complement. ठीक है, ये लिख लो. फिर इसका हिंदी लिख लेना. मतलब ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में किसी भी प्रकार के लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती. आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में ये आ गया है. यहाँ भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में ये आया है. क्या बीच में कोई लिंकिंग दिख रहा है क्या ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में? नहीं ना. लिख लेना. ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में किसी भी प्रकार के लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती है. ठीक है, चाहे आप बोल रहे क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले बोल लो
या ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में बोल लो, ठीक है। किसी प्रकार के लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में, यहां देखिए, यहां ज्यादा इजी दिखेगा, है ना। ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में किसी प्रकार के लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है। हो गया ये, ठीक है। हिंदी है ना इसका। अब बस आप एक काम कीजिएगा, चेंज करें स्लाइड, देख लिए ना। ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में किसी प्रकार के लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप एक काम करो, इस लाइन को पढ़िए जरा एक बार, बस जो डेफिनेशन लिखा ना मैंने, सबके सबका मुंह खुलना चाहिए, एक साथ पढ़ो। जो मैंने डेफिनेशन लिखा परिभाषा येलो वाली लाइन में पढ़ो। वेट, सबके सब पढ़ने बोला हूं, पढ़ो भाई, सबके सब पढ़ो। अकेले पढ़िए तो, हाँ अकेले पढ़िए। पढ़ो राम अकेले, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका वही हाल है, पढ़ो। A word or phrase that identifies the subject is called subject complement. सब के सब जरा इसके डेफिनेशन को पढ़ो जरा, ये वाला पिंक वाला लाइन पढ़ो। क्या मैं सही सुन पाया? आपने क्या पढ़ा? A word or phrase that identifies the subject is called subject complement, यही पढ़ा आपने। यहां पे क्या पढ़ा आपने? A word or phrase that identifies the object is called object complement, ऐसी पढ़ा ना आपने। अब देखिए क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको, मैं पढ़ रहा हूं। A word or phrase that identifies the subject is subject complement, ये तो सेम था। अब देखो मैं इसको पढ़ रहा हूं। A word or phrase that identifies the object is called object complement। यहां पे हमें THE को द पढ़ना है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और इसी THE को हम यहां पर दी पढ़ रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब उसको द पढ़ना है, कब उसको दी पढ़ना है? हम तो दोनों बार द ही पढ़ ले रहे हैं ना, ये भी गलत बात है। मैं टॉपिक से हट के बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस बातों को आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नाउन के टॉपिक का नहीं है, पर याद रखना ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल के द का। इस आर्टिकल द को, इसको THE को, इस THE को हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। जब इस THE के बाद में क्या हो, जब इस THE के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द आए, क्या बोला मैंने? जब THE के बाद में व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले नाउन आए तो इसको द पढ़ना है। क्या करना है? द पढ़ना है। जब इसके बाद क्या है? व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि से, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले नाउन आए। क्या बोला मैंने? जब इसके बाद क्या है? व्यंजन ध्वनि शुरू होने वाले नाउन है। व्यंजन ध्वनि का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है इसका मतलब? कॉन्सोनेंट साउंड। अरे कुछ नहीं भैया, याद रखना, क से लेके ज्ञ तक क्या होता है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। क्या बोला मैंने? क से लेके ज्ञ तक व्यंजन ध्वनि होती है। तो इसके बाद जब क से लेके ज्ञ तक के बीच से शुरू होने वाले शब्द आए तो उसके पहले क्या पढ़ेंगे? अपन इसको द पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो ना, क्या हुआ इसका? द सब्जेक्ट। क्या बोला? द सब्जेक्ट। और आप देख पा रहे हैं ये जो स है ये तो क से ज्ञ के बीच में आ रहा होता है हिंदी में। और देखो द पेन। क्या बोला मैंने? द पेन। अब आप देखो ये जो प है ये भी क से ज्ञ के बीच में आ रहा है, हाँ कि ना, एटसेट्रा। हम इसको क्या पढ़ेंगे? द। क्या पढ़े हम इसको? अभी द पढ़ रहे हैं। पर याद रखिएगा हम इसको दी कब पढ़ते हैं? जब इसके बाद आने वाला नाउन, ठीक है, वॉवेल साउंड से, स्वर ध्वनि से, ठीक है, स्वर ध्वनि से, स्वर ध्वनि से शुरू होने वाला नाउन है। क्या बोला मैंने? जब इसके तुरंत बाद स्वर ध्वनि से शुरू होने वाला नाउन आए, ठीक है। अब स्वर ध्वनि को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉवेल साउंड। क्या बोलते हैं? वॉवेल साउंड बोलते हैं। अब क्या होता है वॉवेल साउंड? कुछ नहीं, आ से लेके आहा तक आपका वॉवेल साउंड होता है, री ऋषि को छोड़ के। किसको छोड़ के? री ऋषि को छोड़ करके। किसको? री ऋषि को छोड़ करके आ से लेके आहा तक आपका वॉवेल साउंड होता है। अगर THE के बाद वॉवेल साउंड से उच्चारित होने वाले शब्द आए तो हम इसको दी पढ़ेंगे ना कि द पढ़ेंगे। जैसे यहां पर देखो THE ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, बोलने में क्या आ रहा है? आ रहा है। शुरू किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, और आ से यहां तक क्या है आपका? वॉवेल साउंड है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसको दी ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम इसको? दी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो THE इंक पॉट, ठीक है, इंक पॉट। इंक पॉट जानते हैं आप लोग? दवात, हाँ कि ना। अब इंक पॉट ई से शुरू हो रहा है और ई भी आ से आहा के बीच में आता है, हमें तो क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसको? दी पढ़ेंगे। तो याद रखना यहां पर ये क्या है आपका? ये द है,
और ये द है, लेकिन वहीं पर ये क्या है आपका, ये आपका दी है, क्या है आपका दी है, और ये भी क्या है आपका दी है। क्यों? क्योंकि जो ये पहला अक्षर है ना, पहला अक्षर है, ये आपके वॉवेल साउंड से शुरू हो रही है। किससे हो रहा है? ये अ से हो रहा है, और ये ई से हो रहा है। किससे? ये अ से हो रहा है, ये ई से हो रहा है। लेकिन वहीं पे ये किससे हो रहा था? ये स से हो रहा था, और ये वाला आपका प से हो रहा था। समझे बात को? हाँ कि ना? अब समझ में आया कब उसको टीएचई को द पढ़ना है, कब टीएचई को दी पढ़ना है। हर बार द और दी नहीं होता है। याद करो 5-7 साल पहले जब आप मूवी देखते थे तो मूवी खत्म होता था तो ऐसा लिखा हुआ आता था। कैसा? ऐसा लिखा हुआ आता था। और हम इसको क्या पढ़े होते थे? द इंड। क्या पढ़ते थे इसको? द इंड। एक्चुअल में द इंड नहीं है, ये क्या है? दी एंड। क्या है आपका? दी एंड है। ये और वाला एंड नहीं है, ये खत्म होने वाला एंड है। यहाँ पर देखो ये ए आ रहा है ना, आ से आह के बीच में, तो हम क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। समझे बात को? तो आपको देखना है टीएचई के तुरंत बाद यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड आ रहे होंगे तो हम उसको द पढ़ेंगे। यदि टीएचई के तुरंत बाद वॉवेल साउंड, स्वर ध्वनि शुरू होने वाले शब्द आ रहे होंगे तो हम उसको दी पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया आपको? हाँ कि ना? आया ना? इसको थोड़ा पर नीचे कर देते हैं ऐसा, ठीक है? तो अपने को इसको द पढ़ना है और अपने को इसको दी पढ़ना है। हमने आज ये जाना, ठीक है? इसको भी नोट कर लो अलग से। ये नाउन के टॉपिक का नहीं है, अलग से। तो कुछ नया जानने को मिला आप लोगों को? हाँ कि ना? चलिए, अब देख करके उच्चारण करना इसका। इसके तुरंत बाद वाले शब्दों को एक बार देख लीजिएगा कि क्या वो वोवेल साउंड से उच्चारित हो रहा है कि क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड से। याद रखना, इंग्लिश में पहचानना बड़ा मुश्किल है, हिंदी में आसान है। बस आप देखना कि वो क्या क से ज्ञ तक आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड, और आ से ह तक आ रहा है तो वो वोवेल साउंड। इंग्लिश में एबीसीडी मत देखना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हिंदी के हिसाब से देखना उसको। तो आज हमने नाउन का यूसेज देखा, कल हम टाइप्स पे आएंगे। किसमें आएंगे? टाइप्स पे आएंगे, प्रकार पे आएंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन, जो बोल लीजिए आप, नाउन के प्रकार, ठीक है? तो फिर अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया 5 बजे में वाइंड अप करते हैं। मिलता है तो बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।